नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल एक चूक हो गई। कल एक शुभ अवसर था ईद का। जहाँ तक हमको मालूम है दो तरह की ईद होती है, एक बड़ी ईद, एक छोटी ईद। बड़ी ईद को जो वो ईद उल फित्र कहते हैं और ये जो है वो ईद उल जुहा है। ईद उल फित्र वो रमज़ान का जो पाक महीना है उसके बाद आता है। और तो वो कल ही इसकी बधाइयाँ देने की आवश्यकता थी, लेकिन किन्हीं कारणों से मैंने ख्याल से उतर गया। तो सभी देशवासियों को भारतीय अवाम ताकत दल की ओर से और भारतीय अवाम ताकत दल के प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारी की ओर से देशवासियों को ईद की बहुत बहुत बधाइयाँ और मुबारकबाद। और ये ईद का जो त्यौहार है वह अपने भारतीय भाई बहनों में शांति, सद्भाव और वो सारी बातों का द्योतक बने जिसके लिए भारतीय अवाम ताकत दल प्रयास कर रहा है। तो बल्कि भारतीय अवाम ताकत दल के इस प्रयास में इस त्यौहार का बहुत बड़ा योगदान हो, यह भी एक कामना है और ईश्वर और खुदा से यही प्रार्थना है। इस अवसर पर एक बात भारतीय अवाम ताकत दल जो ईद मनाते हैं, खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, जो उनके लिए है। और पिछली बार भी शायद कहा गया था, कुछ लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि ये कुरीतियों पर, कुप्रथाओं पर भारतीय अवाम ताकत दल कुछ नहीं कहता, चुप रहता है। ऐसी बात नहीं है। कुरीत, कुप्रथा जहाँ भी हो, हमारे प्रयास रहे हैं, हमारा मतलब कि हमारा समाज का प्रयास रहा है उसको दूर करने का। राजा राम मोहन राय बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्हीं के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ और काफ़ी कुरीतियाँ समाज से उनको दूर किया गया। तो उसी संबंध में जो ये ईद उल जुहा के अवसर पर जो पशु बल की एक प्रथा है, वो किसी भी सभ्य समाज के लिए जो है माने बाकी हमें आप में तो जुबान है और वो बेजुबान है। तो वो बेजुबान की जान लेना, हत्या जो है कभी भी जो है और किसी भी मानदंड से उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन साथ में इस बात की भी सावधानी है
कि इस कुरीति और कुप्रथा के चलते इस्लाम आस्था एक महान आस्था है, उसकी मान्यताएं महान हैं। हमेशा जो है वो भाईचारा का वो पैगाम देता है। तो उस पर भी कोई इस तरह से नेगेटिव बात वो कहने का कोई माने वो इसमें जगह नहीं है। भारतीय आवाम ताकत दल बिल्कुल स्पष्ट है। ये निवेदन अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से ही है कि इस तरह की जो है कुप्रथा और कुरीत अपने आप में जागृति ला करके इसको दूर करने की आवश्यकता है। और भारतीय आवाम ताकत दल को विश्वास भी है कि जागृति और जागरूकता ला करके इसको दूर किया जा सकता है और उसको दूर करें और हमारा जो ये इस्लाम आस्था जो है और भी निखर करके चमक करके भारतीय समाज के समक्ष आएगा। ये भारतीय आवाम ताकत दल को विश्वास है। और कुरीत कुप्रथा तो किसी भी माने किसी भी तबके में किसी भी आस्था के हिस्से में होती है और उसको पालन करने वालों का ये कर्तव्य होता है कि जागृति और जागरूकता ला करके मानवीय मूल्यों पर, और अब तो जीव मानव के साथ जीव सभी हमारे जीव हैं, हमारे पशु भी हमारे जीव हैं। हम तो जितने पशु हैं, गाय है, कुत्ता है और भी है, ये सब यानी वफादार हमारे पशु हैं और सेवा करते रहते हैं। तो और वैसे सेवा न भी करें तब भी एक सम्मान होता है जीव का। तो ये सारी बातें हैं और एक जागरूकता का प्रश्न है। और भारतीय आवाम ताकत दल को विश्वास है कि ऐसी भावना, ऐसी जागृति और ऐसी जागरूकता ला करके इसको दूर किया जा सकता है। और इसके विषय में मैंने समय समय पर भारतीय आवाम ताकत दल की भी जो भूमिका होगी जगाने की, निवेदन करने की, वो करता रहेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और सुना कि कल हमारे कई भारतीय भाई बहनों ने और ईद की यानी मुबारकबाद दी है। तो उनको मैं सहृदय स्वीकार करता हूं और उनकी इस सहृदयता के लिए बहुत बहुत आभार। तो आगे बढ़ते हैं। एक प्रकरण YouTube पर आया है कि देखिए, ये जो GNPC है, भारतीय आवाम ताकत दल ने भारतीय आवाम ताकत दल को जो भी उसके अध्ययन के अनुसार और अब तक की जानकारियों के अनुसार उन जानकारियों को एक सरल ढंग से भारतीय आवाम ताकत दल अपने भारतीय आवाम को ये बताने की कोशिश की है कि अपने मुल्क का, अपने प्यारे मुल्क भारतवर्ष का ख्याल करते हुए उस नज़रिए से आप देखेंगे तो ये GNPC, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस, इस मुल्क के लिए बहुत ही एक खतरनाक जो है शत्रु, और इसने बहुत खतरनाक गद्दारियाँ की हैं इस मुल्क के खिलाफ। और जो लूटपाट है वो अलग से हमारी संवैधानिक संस्थाओं को बंधक भी बनाया है। और उनमें जो आवाम की खिदमत के लिए जो संस्थाएं बनाई गई हैं, उनको बंधक बनाना, उनको अपने हित में उसको इस्तेमाल करने से वह जनता के हित के लिए, आवाम के हित के लायक जो है वो बची नहीं है।
और यहाँ तक कि भारतीय समाज की बात है या इंडियन बॉडी पॉलिटिक की बात है, ये तार तार करके अलग अलग कर दिया। हमने हर तरह से इस देश की सबसे बड़ी शत्रु है। अपने पापों को छिपाने के लिए, अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए ये दूसरों पर आरोप लगाती रहती है कि हम तो एक वो ये कहती रहती है कि हम तो एक वैचारिक विचारधारा है, वो दूसरे वाले देश को तोड़ने वाले हैं। दूसरों को कभी कहती है जातिवादी, सांप्रदायिक। तो ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ये अच्छी तरह जान लें कि ये जीएनपीसी माने घोर जातिवादी भी है, घोर सांप्रदायिक भी है। और इसी के जो सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार था नेहरू, इसी ने भाषा के आधार पर जो है वो प्रांत बनवाए। जबकि अमेरिका में भी इन्हीं अंग्रेज़ों का शासन था। जब अंग्रेज छोड़ के गए तो वहाँ के लोगों ने कभी भी इस तरह की बात नहीं की कि भाषा के आधार पर प्रांत बने। उन्होंने जो है वो वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके 50 या 51 प्रांत बना दिए और आज तक उतने ही प्रांत हैं वहाँ पर। लेकिन ये गद्दार, ये जवाहरलाल नेहरू भाषा के आधार पर प्रांत बनवाया। आज भाषाई कट्टरता, प्रांतीय कट्टरता भारतीय एकता की सबसे बड़ी वो शत्रु बनी हुई है। जातिवाद, सांप्रदायिकता तो खैर इसकी शत्रु हैं ही। तो ये हर तरह से इस देश की बहुत ही खतरनाक शत्रु है और बहुत गद्दारियाँ इस जीएनपीसी ने की हैं। तो जहाँ तक और ये भी जान ले कि जितनी जानकारी अब तक उपलब्ध हो पाई है उसके आधार पर किया जा रहा है। लेकिन हर क्षेत्र में परत दर परत यदि जानकारी इकट्ठा की जाए तो हर जगह इसकी गद्दारी के कारनामे ही आपको मिलेंगे। जैसे कि चीन के मसले पर नेहरू ने तो गद्दारी की ही। अपनी सेना के लिए, या सोचे न कि नेहरू जो है इस देश का प्रधानमंत्री था, अपनी सेना के लिए वो जो है एक सुई तक नहीं बनने दिया। सन 62 की लड़ाई में हमारे सभी सैनिक निहत्थे मारे गए। और ये जान लीजिए कि यदि वो मरा ना होता 64 में और खुदा न खास्ता यदि 65 तक रहता तो 65 में भी भारत हारता बहुत बुरी तरह से। तो इतना बड़ा गद्दार था वो नेहरू। और भारत की खुद जमीन दे करके, भारत की खुद जमीन दुश्मन के हाथों 42,000 वर्ग मील जो है दुश्मन चीन के हाथों उसने दिया। तिब्बत भी भारत में मिलना चाहता था, लेकिन तिब्बत को वो एक थाली में सजा करके मैंने इस तरह से साजिश किया, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के लिए, दुश्मन चीन के लिए, कि जैसे वो तिब्बत को थाली में सजा करके वो पेश किया उसको अपने दुश्मन चीन के लिए। और ये भी पिछले एपिसोड में बताया गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है संस्थापक सदस्य होने के नाते संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत को सुरक्षा परिषद का कि जो अस्थाई सीट थी, परमानेंट सीट थी, वीटो पावर वाली, वो मिली हुई थी, उसको भी ये गद्दार नेहरू ने अपने दुश्मन चीन को थमा दिया। और इसी गद्दार नेहरू ने उस चीन को जो है पहले तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनवाया और उसको सदस्य बनवाने में भी बड़ी चालें चली इस गद्दार नेहरू ने। और जो परमानेंट सीट मिली हुई थी सुरक्षा परिषद की, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की, वो भी दुश्मन चीन को थमा दिया। आज भारत उस सुरक्षा परिषद की परमानेंट सीट के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। अमेरिका जो है
इसमें राजनीति खेल रहा है, कह रहा है कि भाई यदि आपको मिलेगा तो पाकिस्तान को क्यों नहीं, और जापान को क्यों नहीं, ब्राज़ील को क्यों नहीं, और मिलेगी भी तो उसमें परमानेंट सीट तो मिल सकती है, लेकिन उसमें जो है वो वीटो पावर नहीं होगा। तमाम तरह की ठोकरें भारत आज खा रहा है सिर्फ उस परमानेंट सीट के लिए, जो परमानेंट सीट भारत को जो उसी समय मिली हुई थी, जो कि गद्दार इस नेहरू ने चीन को थमा दिया, दुश्मन चीन को थमा दिया। अभी पिछले साल जब चीन के साथ तनातनी हुई, ये राहुल गांधी यही राहुल गांधी जब सोनिया मनमोहन की जो है यूपीए सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक, उसी बीच में यह जो है यानी कांग्रेस पार्टी की ओर से भारत में और चीन की ओर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने समझौता किया। हालांकि कभी ऐसा नहीं होता कि दो देशों के बीच में वहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ जो है वो समझौता करती हैं। हमेशा समझौता सरकारों के बीच में होता है। और जब इस तरह की शिकायत सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत आश्चर्य लगा कि भाई उसने एक टिप्पणी भी की थी कि मैंने ऐसा पहली बार देखा है कि दो देशों के बीच में, यानी दो राजनीतिक पार्टियों के बीच में ऐसा समझौता हुआ हो, और वो समझौता के जरिए, और ये समझौता माने कांग्रेस पार्टी की ओर से या जीएनपीसी की ओर से ये राहुल गांधी ने ही जो है वो दस्तखत किए थे। और ऐसा समझौता करके वह यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से इसने रिश्वत लिया। रिश्वत किस बात के लिए लिया? चीन के पक्ष में भारत के खिलाफ गद्दारी करने के लिए। ये सब प्रामाणिक चीजें हैं। सियाचिन एक सामरिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, और उसी सोनिया मनमोहन की जो यूपीए सरकार थी 2004 से 2014 वाली, उसी के दौरान सियाचिन को पाकिस्तान को देने की बहुत बड़ी साजिश इस यूपीए सरकार ने की। काफ़ी जो है तमाम सरकार की ओर से और डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से तमाम इस तरह से नोट बनाए गए। वो तो कहिए कि कोई जनरल था, जनरल शायद जे सिंह थे, जे सिंह वो सेनाध्यक्ष थे। उन्होंने बिल्कुल इसकी मैंने ये बिल्कुल डट गए कि ऐसा जो है ये भारत सरकार कर नहीं सकती। तब जाकर सब पीछे हटे। लेकिन सब इतने गद्दार हैं, इस देश के इतने बड़े दुश्मन हैं जीएनपीसी वाले, कांग्रेस वाले, कि जो हमारे देशवासी उसका अनुमान कर नहीं सकते। अपनी सियाचिन एक बहुत सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो पाकिस्तान को देने के लिए की साजिश कर रहे थे। लद्दाख एरिया जो है सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लद्दाख का वो अक्साई चीन वाला 42,000 वर्ग मील इस नेहरू ने वो चीन को दे दिया। और उसी अक्साई चीन में से अच्छा, और जो पाक अधिकृत कश्मीर पीओके, जो कि इसी नेहरू के चलते जो है वो पीओके छूट गया था। क्यों? कि ये अपनी ही जीतती हुई सेना पर इसने एक तरफा युद्ध विराम थोपा था, अपनी सेना पर। बहुत गद्दार था, इतना गद्दार था कि यह जो है यह देश कल्पना नहीं कर सकता। किसी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हुए अपने ही देश के खिलाफ, तो लगता था कि ये चीन का और जो भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतें हैं उनका एजेंट बन करके, बिल्कुल उस तरह से। तो
तो जो पीओके पाक अधिकृत कश्मीर जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है, उसमें से भी कुछ भाग पाकिस्तान ने इस चीन को दिया हुआ है। तो ये गद्दारी जो है राहुल ने, जब यूपीए के सोनिया मनमोहन की यूपीए सरकार थी 2004 से लेकर 2014 के बीच में, यह हमारे सभी देशवासी बिल्कुल अच्छी तरह से जाने इसको। अब एक खुलासा और हुआ है, ये 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन को यानी मैन ऑफ इंटेग्रिटी यानी बिल्कुल यानी ईमानदारी का एक आदर्श पेश करके और उनको सामने रख करके तमाम लूटपाट किए, और लूटपाट का जो अमाउंट जो निकल के जो कि मैंने इस तरह से खबरों में आता है, 35 से लेकर 40 लाख करोड़ की लूट किया। और मनमोहन को ये बहुत ईमानदार और बिल्कुल स्वच्छ माने स्वच्छ व्यवहार के, स्वच्छ छवि के, उनके भी कुछ कारनामे। एक तो एक बार वो इंग्लैंड में गए थे तो बोल के आए थे कि भाई आप लोग आए, आप लोगों के आने से इस देश का बड़ा कल्याण हुआ, देश एक हुआ, आपने बहुत कुछ हमको सिखाया, तो आपका जो है आना जो है देश के लिए लाभदायक रहा। कितनी बड़ी गद्दारी कर गया ये प्रधानमंत्री के रूप में ये वक्तव्य दे करके मनमोहन। उसी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ माने आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए उन्हीं अंग्रेजी सरकार को भगाने के लिए हमारे जो है वो मतलब कि आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस जान दे रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री के रूप में जाकर गद्दारी करके कह रहा है कि आप लोग आए तो बड़ा अच्छा हुआ। ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में। फिर पाकिस्तान में जब ये गया था मनमोहन सिंह तो वो बोला कि भाई कि अब भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को उठा रहा था कि भाई पाकिस्तान आतंकवादी भेज रहा है, आतंकवादियों से हत्या वो करवा रहा है। अभी भारत जो है इसी बात से संघर्ष कर रहा था। तो ये जाकर के मनमोहन जाकर बोलता है कि पाकिस्तान तो खुद ही जो है वो आतंकवाद से पीड़ित है। तो ये कितना देश के लिए घातक था। लेकिन सारी बातें जो है ये सोनिया और राहुल जो है इसी ये जो और वैसे तो इसको वो मोहरा बनाए हुए थे, एक पपेट, एक पान होता है ना, वो माने शतरंज का मोहरा, पपेट माने कठपुतली बनाए हुए थे। और बना करके उसी से इस तरह का वक्तव्य जो है दिलाते थे। तो काफ़ी जो है ये समझा जाना चाहिए कि ये जो माने इंग्लैंड में जो इसे बात कहलवाई गई या पाकिस्तान में जो बात कहलवाई गई देश के खिलाफ गद्दारी करने की, तो इन्हीं सबों की मंशा राहुल और सोनिया की मंशा का खुलासा है। जो उनके मन में मंशा है उसी का खुलासा है। अब ऐसे भी आए हैं कि जिसको ये मैन ऑफ इंटेग्रिटी और बिल्कुल स्वच्छ और ईमानदार प्रधानमंत्री के मुखौटे रख कर के सारे ये पाप किए, उसकी भी असलियत जरा कुछ असलियत तो ये भी है। इसके अलावा उसकी बेटी, अब उसका नाम गुरप्रीत या हरप्रीत या कोई करके है या प्रीत सिंह करके है, वह जो है
एक संस्था है अमेरिका में, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, उसका मालिक है जॉर्ज सोरोस। उसी में ये काम करती है। ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो है, मैंने दुनिया के कुछ देशों में जिसमें अस्थिरता पैदा करना है, जिसमें हिंसा करवानी है, जिसमें दंगे करवाना है, ये उसकी फंडिंग करता है ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और उसका मालिक जॉर्ज सोरोस। तो उस कंपनी में मैं काम करती थी मनमोहन सिंह की बेटी। और कौन मनमोहन? जिसको कि ये जेएनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस वाले, एक ईमानदार, स्वच्छ और मैन ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में पेश करके देश में इतनी लूटपाट मचाए थे। तो वो मैन ऑफ इंटीग्रिटी की ये भी असलियत है कि उसकी बेटी उस संगठन में, जो अमेरिका के उस संगठन या कंपनी में काम करती थी, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में, जो दूसरे देशों में और भारत में भी दंगे फैलवाना, हिंसा फैलवाना, इनको जो है सुनियोजित ढंग से इसके लिए फंडिंग करना, ताकि दूसरे देशों में अस्थिरता लाई जा सके। तो ऐसे कहने का मतलब कि यदि इसकी जानकारी इकट्ठी की जाए तो परत दर परत और हर परत में से जीएनपीसी की गद्दारियों के कारनामे और उसके करतूतें आपको मिलेंगे। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, सिर्फ उनकी गद्दारियों की करतूतों की कहानियां सुनने से कुछ नहीं होगा। ये आज तक तो दंडित नहीं हुई ना। ये बीजेपी कहती है कि ये हार रही है, शून्य हो गई है। बिल्कुल नहीं। ये इतना खतरनाक माने वायरस का वेरिएंट है कि किसी वक्त भी ये बहुत ही घातक हो सकता है और तुरंत जो है ये पनप जाता है। नंबर 1। और अभी इसकी 3 प्रदेशों में, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में इसकी सरकारें हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में इसकी जो है वो साझेदारी की सरकार है, यानी कोलिशन गवर्नमेंट है। और जो इसके समर्थन के पॉकेट्स हैं, केरल, हालांकि विधानसभा में कुछ कम हुआ है, लेकिन केरल में ये देश को नहीं भूलना चाहिए कि 2019 के चुनाव में केरल के हमारे भारतीय भाई बहनों ने इस इतने बड़े गद्दार जीएनपीसी को 20 में से 18 सांसद चुन करके भेजा है। ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय अपराध है और एक राष्ट्रीय कलंक है। और वही कलंक की जड़ पंजाब में भी है। पंजाब के जो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, वो कदापि इस बात को न भूलें कि यही जीएनपीसी है जो हमारे सिख आस्था वाले, जो हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल करवाया था। मैं जो दुर्दांत मैंने गुंडों के द्वारा हरकिशन लाल भगत, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर और कमलनाथ, ये ट्रेजिडी, ये दुखदाई वाली बात हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो कि अक्सर जो मैंने पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहन है, कदापि न भूलें। और वही हमारे पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहन इसको भी कदापि न भूलें कि हमारे भगत सिंह
जो कि पूरे भारत के दिलो दिमाग पर कुर्बानी और शहादत के सबसे बड़े आदर्श हैं, सबसे बड़े वो प्रतिमान हैं, शहीद आजम के रूप में जो विद्यमान है, उसको इस जीएनपीसी ने सरकारी अभिलेख में, इतिहास में एक आतंकवादी के रूप में लिखवाया है। हमारे देश के लोग और विशेषकर हमारे पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहन ये कदाप न भूलें कि हमारे इतने बड़े आदर्श को ये आतंकवादी लिखवा रहा है। ये कितना बड़ा गद्दार है। कोई भी लालच हो और कोई भी जस्टिफिकेशन हो, इतने बड़े गद्दार को वोट देना, उसका समर्थन करना, उसकी सभाओं में भीड़ लगाना और किसी भी प्रकार से उसके इर्द गिर्द सटना, यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय कलंक है, राष्ट्रीय अपराध है। और ये हमारे सभी देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन, विशेषकर के पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहन इसको अच्छी तरह से समझें। और यही समझ अभी जहाँ सरकारें बनी हैं, इसकी चल रही है, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के भी, और अभी भी वो, हालांकि मध्य प्रदेश में इसकी सरकार नहीं है, और उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी ये सुनने में आ रहा है कि जब भी अभी ये प्रियंका गांधी जब ये गई है वहाँ पर, यानी जब उतरी थी वहाँ से, मैंने चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ से, तो जितने भी माने इर्द गिर्द उसके इर्द गिर्द जो है वो भीड़ करने वाले थे, उसमें अधिकांश 80% जो है हमारे ठाकुर, क्षत्रिय या राजपूत कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से, तबके से थे। ये बहुत दुख की बात। हमको याद है कि 2 साल पहले, लगभग 2 या 2.5 साल पहले, यही प्रियंका गांधी, और प्रियंका गांधी भी इस देश की गद्दार है, बहुत बड़ी गद्दार है। तो जब पहली बार कांग्रेस के दफ्तर लखनऊ में जाने के लिए जब चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ से जो है जो रोड शो हुआ था, उस हवाई अड्डे से लेकर के उसके दफ्तर तक, उसमें जो देखा गया 80% से अधिक इसी भारतीय समाज के ठाकुर कहे जाने वाले, राजपूत कहे जाने वाले और क्षत्रिय कहे जाने वाले समाज से थे। ये बहुत बड़ा कलंक हमारे भारतीय समाज के उस तबके पर है कि आखिर इस गद्दार के प्रति जो है इतनी भक्ति क्यों, इतना स्नेह क्यों। और इसको समझाने के लिए भारतीय आवाम ताकत दल अवश्य जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के उस तबके में जरूर आएगा, और उनके विचारों की आत्मा, विचारों में उनकी आत्मा को जरूर वो टटोलना चाहेगा, झकझोरना चाहेगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना चाहेगा कि आखिर कौन सी मजबूरी है, कौन सी मानसिक गुलामी है कि देश के गद्दार को समर्थन मिल रहा है। ये तमाम बातें हमारे देश के लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपना खून बहाया, और आज़ादी के लिए, और जिन्होंने खून बहाया उसको इन जीएनपीसी वालों ने बिल्कुल पीछे रखा। और ये पूरी जीएनपीसी देश के साथ गद्दारी करने वाली जो है, माने कि अपने इतिहासकारों के बूते पर
गद्दार मीडिया के बूते पर, और उसी प्रकार गद्दार जो है भौतिक वर्ग जो कि हमेशा इसकी वो भटेती करता रहा और इसके सारे पापों को ढक करके इसका महिमा मंडन करता रहा उसके बूते। इसकी गद्दारियों की कहानियां अनेक हैं, कहानियां मैंने करतूतों की। भारतीय अपने देश की आदरणीय भारतीय अवाम जो है वो सुनते सुनते उसके दिमाग जो है वो झन्ना जाएंगे, दिमाग जो है वो पागल हो जाएगा। लेकिन क्या इसी व्यथा में रहना है कि इस तरह की कहानियां सुनना है और फिर इसी दुश्मन को अपने सर पर बिठाना है, इसके सारे पापों को झेलना है? ये फैसला तो आपको करना होगा ना। और एक बात आप सभी लोग जान लीजिए कि जेएनपीसी को छोड़ करके यदि सपा को समर्थन देते हैं या बसपा को समर्थन देते हैं या आरजेडी को समर्थन देते हैं या टीएमसी को समर्थन देते हैं या शिवसेना को समर्थन देते हैं या एनसीपी को देते हैं, टीडीपी, डीएमके, अकाली, ये सब इसी की ब्रीड हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वह जेएनपीसी को जिंदा रखने के बराबर है। इन जो शक्तियां हैं जो जेएनपीसी है उसी के ये सब जो है डिजेनरेटिव है। केजरीवाल क्या है? केजरीवाल उसका इसी जेएनपीसी का एक इनकारनेशन है, एक अवतार है। लेकिन सिर्फ यहीं तक बात कर देने से क्या होगा? दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, ये सब क्या है? और मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी का हथकंडा जो कि केजरीवाल जो सोच रहा है कि बहुत कारगर हो गया, अब इसी को हर जगह जो है वो भुनाना चाहता है। पंजाब में भी जाके बोल आया कि मुफ्त बिजली देगा। ये मुफ्तखोरी इस देश, मुफ्तखोरी जो है कि देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इसीलिए इसके मंसूबे बढ़ गए और हौसले बढ़ गए। लेकिन दिल्ली के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ये बिल्कुल भूल गए कि ये केजरीवाल गद्दार है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उस कन्हैया कुमार का समर्थन किया था। यह बात हमेशा दिमाग में, सारी बातें जरा सोच, सारी बातें बिल्कुल पीछे, देश सबसे आगे, ये समझिए ना। कोई बाहर वाला क्या सोचेगा? कह रहे भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक, उस देश के टुकड़े की बर्बादी तक के नारे लगते हैं, उसका समर्थन करता है और उसको ये भारत के लोग उसको वोट करते हैं। बाहर के लोग जो क्या सोचते होंगे कि एक पार्टी हमेशा इस देश के साथ हमेशा गद्दारी करती है और देश के लोग उसको वोट करते हैं। कितनी शर्म की बात और कितनी वो लानत की बात। तो ये, और इस संबंध में हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने पहले वो बताया हुआ है कि ये काले अंग्रेजों के रूप में देश की बहुत ही खतरनाक ताकतें हैं। इनसे निजात पाना हम भारतीय भाई बहनों का ये कर्तव्य है और ख़ास करके हमारे शहीद आजम भगत सिंह के उस आदेश का पालन है और उनकी, और या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भाई उन्होंने तो अपनी शहादत दी, फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा
लेकिन एक आदेश दे गए, एक उनका कर्ज है हमारे आपके ऊपर कि इन काले अंग्रेजों को समाप्त करना। ये सब काले अंग्रेज हैं। आपका GNPC मान गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी, काकस, जिसको कि आप लोग भ्रम से, भूल से या गलती से कांग्रेस कर रहे हैं, जबकि ये कांग्रेस नहीं है। ये कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस यदि किसी मामले में थी भी तो वो तब थी जबकि हमारे जो है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय थे, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, M.A. अंसारी आदि जैसे जो है महान राष्ट्रवादी और देशभक्त नेता थे। तो वो कांग्रेस थी। यह तो एक बहुत ही खतरनाक एक पारिवारिक कुनबा है, फैमिली कोटेरी है, जो कि इस संगठन पर गेंडुली मार करके बैठी हुई है और इसको अपने निहित स्वार्थ के हिसाब से इसको चलाती है, घुमाती है और इस्तेमाल करती है। इसलिए कांग्रेस नहीं है ये। और इसने छल बल से ये चुनाव आयोग से नाम ले रखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये न तो ये भारतीय है न तो राष्ट्रीय है, देश के दुश्मन। चलिए, तो लेकिन इस देश के दुश्मन में अभी काफ़ी लोग शामिल हैं। तो जो शामिल हैं वो निश्चित है बहुत बड़ा राष्ट्रीय अपराध कर रहे हैं, देश के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। जो कलंकित काम है राष्ट्रीय कलंकित गतिविधि में वो लिप्त है। तो इसलिए भारतीय जनता दल ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। और ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई में जो पिछली वाली जो लड़ाई थी, जो आज़ादी की जंग थी, थोड़ा फ़र्क है। इसमें आपको कष्ट नहीं उठाना है, इसलिए इसका नाम है वेलवेट रेवोल्यूशन, शांतिपूर्ण क्रांति। कि ये सिर्फ आपके मन की मजबूती, मन में ठानना कि इनको नष्ट में नाबूद करना है। माध्यम क्या है? इलेक्शन। माध्यम क्या है? EVM मशीन। माध्यम क्या है? बैलेट बॉक्स और बूथ मतपेटी। इस पर जो है अपनी क्रांति का प्रदर्शन करना है मन की मजबूती के द्वारा। सबको जो नाम बताया गया है, और बीजेपी को भी, बीजेपी इन सारी ताकतों को बिल्कुल पाल रही है और उनको जो पूरी देश के खिलाफ गद्दारी करने का हमारे जो है वो भारतीय समाज को तोड़ने का पूरा मौका, और कहती है कि जब तक मोदी है तब तक आप मजे लीजिए। हर तरह की देश विरोधी और भारतीय समाज विरोधी गतिविधि आप चलाते रहिए। यह हाल अभी जैसे कि भारतीय आवाम ताकत दल की ये जो भारतीय एकता की, भारतीयता की मुहिम अब जैसे जैसे लोकप्रिय हो रही है, अब इसकी नकल करने या इसके मुद्दे को चुराने की अब साजिश, ये सब चलने वाले हैं। तो जब भी कोई मुद्दा लोकप्रिय होता है तो उसके चुराने का इतिहास रहा है, यानी इन शक्तियों का या इन पार्टियों का। बताया गया है कि अंग्रेज ये चाहते थे कि अंग्रेज का पूरा वो आधिपत्य रहे और उसी के अधीन, यानी डोमिनियन स्टेटस की व्यवस्था के अधीन ये अपना शासन वो चलाते रहे। लेकिन अंतिम शक्ति वो अंग्रेजों की रहे, उसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस
ये इस तरह की मांग थी वो कांग्रेस की आज़ादी की लड़ाई के समय। लेकिन हमारे ये सुभाष चंद्र बोस से लेकर के शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अशफाकुल्ला का जो ये संगठन था, वो कहता था कि बिल्कुल नहीं, अंग्रेज यहाँ से जाएं, उनको पूर्ण रूप से भगाना है, हटाना है। तो जब ये मुद्दा जनता में लोकप्रिय होने लगा तो तुरंत जो है इस मुद्दे को चुरा करके दूसरा उस पर माने कि वो आवरण पहनाते हुए इन सबों ने वहाँ लाहौर में 1929 31 दिसंबर रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज का नाम दे करके वो घोषणा कर दिया। तो ये मुद्दा वास्तव में पूर्ण स्वराज का हमारे इन अमर शहीदों का है, लेकिन उसको इस कांग्रेस ने चुरा करके अपने नाम जो है वो कर लिया। उसी प्रकार 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, सुभाष चंद्र बोस बराबर कहते थे कि अब यही मौका है, बिल्कुल वो हिट किया जाए और आज़ादी की लड़ाई को बिल्कुल आगे किया जाए और तभी कामयाबी मिलेगी। इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार नेहरू ने हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विरोध किया कि यह उपयुक्त समय नहीं है फैलाने का। और हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इसी मुद्दे को 30 साल बाद फिर मैंने यही गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी मुद्दे को चुरा करके 42 में कहता है, करो या मरो। मैंने अहिंसा का पोषक होने के बावजूद भी, अहिंसा का दम भरने वाला भी करा, करो या मरो, भारत छोड़ो का आंदोलन चलाओ। जबकि ये ओरिजिनल आइडिया, मौलिक जो है विचार जो है वो सुभाष चंद्र बोस का था 3 साल पहले 1939 में ही, और इसीलिए उनका मतभेद भी हो गया। दूसरी बार उन्होंने जो है माने कंटेस्ट में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के चुनाव में उस चुनाव को भी जीता था, चुनाव के जरिए, कंटेस्ट के जरिए। जबकि इसमें बड़ी साजिशें किया था इसने। मैंने सुभाष बाबू जीत न पाए, ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने सीता भी रमैया पट्टा भी रमैया को खड़ा करके बड़ी साजिशें, बहुत बड़ी साजिशें किया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसके हर साजिश को फेल करते हुए उसके मैंने मोहनदास करमचंद गांधी का जो उम्मीदवार था, या मोहनदास करमचंद गांधी का जो गिरोह था, गैंग था, उस गिरोह का जो ये उम्मीदवार था सीता भी रमैया पट्टा भी रमैया को सुभाष चंद्र बोस ने हराया। हराने के बाद फिर इसने साजिश किया, फिर वो अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल जो है, जो वो अपनी कार्य समिति भी नहीं बना पाए, फिर वो निकल गए, कांग्रेस से भी निकल गए और देश से भी निकल गए, और फिर देश के बाहर वो शक्तियों को जो है वो संगठित किया, वो अंग्रेजों को भगाने के लिए। तो ये मुद्दा चुराने में इनका इतिहास रहा है। आगे आने वाले में कि देखिए, अब ये सुना है कि जो है वो सर्वजन जो है एकता का सम्मेलन करने वाले हैं, ये बीजेपी वाले भी करने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी करने वाले हैं। तो आगे आने वाले एपिसोडों में इसको बिल्कुल स्पष्ट किया जाएगा कि ये हमेशा से ध्रुवीकरण हो, चाहे सांप्रदायिकता हो, चाहे जातिवाद हो, ये इसके सबसे बड़े अपराधी हैं।
ये भेष बदल करके एकता की बात करें, ये जो इनके मुंह से जो है वो किस तरह का लगेगा, इसका फैसला हमारे भारतीय भाई बहन खुद करें। ये अवसरवाद के चलते, अवसरवादिता के चलते ये कोई भी रूप बदल सकते हैं। ये हमारे समाज के सबसे बड़े शत्रु हैं। जातिवाद चला करके, ध्रुवीकरण करके, सांप्रदायिकता जो है सांप्रदायिकता का सहारा लेकर के। तो जैसे रामायण में आपने देखा होगा कि ये जो राक्षस होते हैं वो बड़े मायावी होते हैं। वो अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए कई रूप, कई वेश बदलते हैं, लेकिन होते हैं असल में वो राक्षस ही। तो उसी रूप में जाना चाहिए। ये समाज के मैंने बिल्कुल समाज के हमारे भारतीय समाज की विघटनकारी ताकतें हैं, या विघटनकारी राक्षस हैं। तो आगे आने वाले एपिसोड में उसको विस्तार से बताना है, और ऐसी इनकी साजिशों से सावधान रह करके इनको नष्ट में नाबूद करना है। यह दृढ़ता जो है बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।